Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे इस टेक्निकल टर्म कन्फ्लिक्ट्स के बारे में। और ये टेक्निकल टर्म ड्रामा से रिलेटेड है, शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड है और नॉवेल से रिलेटेड है। आपके सिलेबस में कन्फ्लिक्ट एक ड्रामेटिक एलिमेंट के फॉर्म में है, तो लेकिन हम जानेंगे इसे कन्फ्लिक्ट किसी भी स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है जानते हैं। पहले इसका मीनिंग। कन्फ्लिक्ट के मीनिंग होते हैं किसी भी तरीके के अपोजिट फोर्सेस के बीच का संघर्ष। दो अपोजिट फोर्सेस के बीच के संघर्ष को हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। कन्फ्लिक्ट इज द की एलिमेंट इन ड्रामा। इट इज़ द सेंट्रल स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस दैट ड्राइव्स द प्लॉट, क्रिएट्स टेंशन एंड एनहांसेस द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर इन द स्टोरी। ये है इसके कार्य कि प्लॉट को ड्राइव करता है। ये कन्फ्लिक्ट की वजह से ही प्लॉट आगे बढ़ता है, कन्फ्लिक्ट की वजह से ही किसी स्टोरी में टेंशन होती है और उसी की वजह से रीडर का इंटरेस्ट, उस सस्पेंस की वजह से ये सस्पेंस को भी क्रिएट करता है और रीडर का इंटरेस्ट जो है वो स्टोरी में आगे तक बना रहता है। क्योंकि जो भी टेंशन स्टोरी में आया है, रीडर उससे रिलीज़ पाने के लिए तरह तरह के सॉल्यूशंस सोचते हैं और वो स्टोरी में आगे बढ़ते रहते हैं, ये देखने के लिए कि उन्होंने जो सोचा था वो कितना सही हो रहा है। तो इस तरीके से ये स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स होता है। इट सेट्स ऑफ द इवेंट्स दैट मेक अप द प्लॉट। आप सभी लोग प्लॉट के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि प्लॉट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है, देन राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स, फिर फॉलिंग एक्शन और अल्टीमेटली उसमें होता है रिजोल्यूशन। ये प्लॉट के डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स बने ही इस तरीके से हैं कि उनमें कन्फ्लिक्ट किस किस तरीके से शुरुआत में दिखाई दिया, फिर राइजिंग एक्शन के टाइम पे कैसे बढ़ा, कन्फ्लिक्ट पीक पे कैसे पहुंचा क्लाइमेक्स में, फिर कन्फ्लिक्ट धीमे धीमे कम कैसे हुआ और आखिर में रिजोल्यूशन कैसे हुआ। इट मीन्स प्लॉट आगे बढ़ता ही तब है जब कन्फ्लिक्ट की सेटिंग उस हिसाब से होती है। तो कन्फ्लिक्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ए ड्रामा। अब कन्फ्लिक्ट हो सकता है दो लोगों के बीच में हो, इट मे बी बिटवीन मैन, विद इन ए मैन। एक व्यक्ति के में ही स्वयं में दो दो प्रकार के इमोशंस हों और वो आपस में स्ट्रगल कर रहे हों, डिफरेंट काइंड के इमोशन विद इन ए मैन हो सकता है, और बिटवीन ए मैन एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, और इंसान का दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ स्ट्रगल हो सकता है, सच एज सोसाइटी, नेचर और फेट। इन एक साइड इंसान, दूसरी साइड सोसाइटी, नेचर और फेट, और वो अपोजिट फोर्स आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तब भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कन्फ्लिक्ट इज़ एसेंशियल फॉर डिवेलपिंग द स्टोरीज थीम्स। थीम बनाने में, थीम को डेवलप करने में कन्फ्लिक्ट का योगदान होता है। एंड करेक्टर्स की ग्रोथ भी आपको जब भी समझ में आएगी जब वो उस कन्फ्लिक्ट से होकर गुजर रहे होंगे। तो करेक्टर डेवलपमेंट में स्टोरी की थीम को एक्सपोज करने में कन्फ्लिक्ट का पूरा योगदान रहता है। ये नटशेल में दोबारा से देखिए, पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। ये प्लॉट को ड्राइव करता है, सस्पेंस रहता है, इसी की वजह से ऑडियंस इंगेज रहती है। मैंने आपको बताया करेक्टर का डेवलपमेंट इसी की वजह से हो पाता है कि वो कैसे कन्फ्लिक्ट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रगलिंग सिचुएशंस में आ रहे हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तभी हमें पता लगेगा वो करेक्टर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो करेक्टर की ग्रोथ के लिए और उसकी डेप्थ जानने के लिए भी कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थीम भी आपको, अंडरलाइंग थीम भी जब ही समझ में आती हैं जब कन्फ्लिक्ट को आप एनालाइज करते हो। क्रिएट्स टेंशन एंड सस्पेंस। इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से ऑडियंस इंगेज रहता है, ये मैंने आपको बता दी। इमोशनली और कॉग्निटिवली ऑडियंस इंगेज रहता है, क्योंकि वो सोचता रहता है कि आगे अब होगा, आगे क्या होगा, वो कन्फ्लिक्ट से कैसे निकल पाएंगे। वो कैरेक्टर्स जो अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं, बेसिकली हीरो जो कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, वो आगे कैसे निकल पाएगा, वो सोचता है। इसी टेंशन
मेंटेन रखता है, रहती है स्टोरी में, और वो आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती है स्टोरी वो सोचता जाता है कि मैंने जो सोचा वो सही हुआ या नहीं हुआ, जिस तरीके से भी वो स्टोरी को आखिर तक देखना या पढ़ना चाहता है। सो टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंटरनल मीनिंग विद इन द मैन, मतलब आदमी स्वयं से ही लड़ रहा है। स्वयं के दो तरीके के इमोशंस हैं। एक ऐसा इमोशन है कि जो कह रहा है कि मैं ये काम कर दूं, जबकि दूसरा इमोशन है वो कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। कुछ भी काम है स्टोरी के हिसाब से, तो वो उन दो चीज़ों के बीच में बटा रहता है और संघर्ष करता रहता है कि मैं इनमें से क्या करूं। तो दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट विद इन द मैन, इट मीन्स मैन वर्सेस सेल्फ। इसी तरीके से दो लोगों के बीच में संघर्ष हो सकता है, मैन और नेचर के बीच में संघर्ष हो सकता है, मैन और सुपर नेचुरल पावर्स के बीच में संघर्ष हो सकता है, मैन और सोसाइटी के बीच में संघर्ष हो सकता है। किसी भी स्टोरी में किस किस तरीके के संघर्ष हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा तरीके के संघर्ष भी एक स्टोरी में दिखाई दे सकते हैं। नाउ हम उन्हें एग्जाम्पल्स के जरिए समझना चाहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मैन वर्सेस मैन। आप इसके लिए समझ सकते हैं शेक्सपियर का हैमलेट, जिसमें मैन कन्फ्लिक्ट जो है हैमलेट और किंग क्लॉडियस के बीच में है। किंग क्लॉडियस ने हैमलेट के फादर को मार दिया था और वो किंग क्लॉडियस से बदला लेना चाहता है। तो यानी हैमलेट वर्सेस किंग क्लॉडियस, यानी मैन वर्सेस मैन। बट इस ही प्ले में आप देखेंगे कि हैमलेट स्वयं के विचारों में भी घिरा हुआ है। वो बार बार ये सोचता रहता है मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे सोचता रहता है कि ये कार्य करने का ये समय ठीक है या ठीक नहीं है। उसकी फेमस सोलिलोकी टू बी और नॉट टू बी, करूं या ना करूं, यही इंडिकेट करती है कि वो अपने मन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि मन में भी उसके अलग अलग प्रकार की भावनाओं और इमोशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। तो हैमलेट जो शेक्सपियर का प्ले है वो मैन वर्सेस मैन का भी एग्जाम्पल है, मैन वर्सेस सेल्फ का भी एग्जाम्पल है। मैन वर्सेस सेल्फ का दूसरा एग्जाम्पल आप मैकबेथ को देखिए। मैकबेथ के अंदर डिज़ायर थी कि वो राजा बने, तो उसने जो राजा था उस समय उसको मार दिया, लेकिन और राजा बन गया। लेकिन एक साइड तो उसकी एम्बिशन पूरी हो जाती है, लेकिन दूसरी साइड उसका गिल्ट उसे कचोटता रहता है कि उसने ऐसा करके शायद ठीक नहीं किया है। उसका कॉन्शियस उससे प्रिक करता रहता है और थ्रू आउट द प्ले आप देखेंगे वो स्वयं से लड़ता रहता है। स्वयं से लड़ता रहता है मतलब उसका जो अंतर्मन है वो कचोटता रहता है उसे कि उसने ये कार्य सही नहीं किया है। तो इस प्रकार का स्ट्रगल अगर किसी प्ले में दिखाया जा रहा है कि व्यक्ति स्वयं से लड़ रहा है, इट इज़ मैन वर्सेस सेल्फ। Another example of man versus society is आर्थर मिलर्स फेमस प्ले क्रूसिबल। इसमें जॉन प्रॉक्टर नाम का एक कैरेक्टर है और उसने जब अपोज किया हिस्टीरिया और अनजस्ट विच ट्रायल्स इन सालेम, सालेम एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे विच ट्रायल्स हुए थे। हिस्टीरिया से सफ़र करने वाली वीमेन थी और माना जाता था कि उनके ऊपर कोई विच वगैरह आ गई है, और उसने इस चीज़ का अपोजिशन किया तो पूरी का पूरा समाज उसके अगेंस्ट हो गया। और किस तरीके से उसे उस समाज का जो भी स्ट्रक्चर था, समाज के जो लोग थे, उनका अपोजिशन सहना पड़ा। तो उसमें दिखाया कि किस उसका स्ट्रगल है मैन वर्सेस सोसाइटी। एक साइड सोसाइटी, दूसरी साइड मैन, और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है एंड स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड। The example of man versus nature is Hemingway's famous novel The Old Man and the Sea। इसमें एक ओल्ड मैन है जिसका नाम सेंटियागो है, वो फिशरमैन है और वो एक बड़ी सी मछली पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। और पूरी कहानी इसी बात की है कि उसने अपना पूरी ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से मछली पकड़ने में लगाई, और अंततः लास्ट में उसकी लाइफ के वो किस तरीके से उस बड़ी मछली को पकड़ने की कोशिश करता है और कितना संघर्ष करके वो उसे किस स्थिति में पकड़ पाता है। तो कुल मिला के उसका साहस, उसका धैर्य, सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं और वो स्ट्रगल करता दिखाया गया है फोर्सेस ऑफ नेचर के अगेंस्ट। नेचर के जो समुद्र हैं, लहरें हैं, उनके अगेंस्ट उसका दिखाया गया है संघर्ष, और यहाँ पे मैन वर्सेस नेचर कन्फ्लिक्ट है। इसी तरीके से एडिपस रेक्स जो सोफोक्लिस का ड्रामा है, उसमें आप देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड फेट।
सोफोक्लिस के एडिपस रेक्स की कहानी मेरे हिसाब से आप सभी ने सुनी होगी। एडिपस वो व्यक्ति था जिसके जन्म के टाइम पे ये प्रोफेसी होती है, भविष्यवाणी होती है कि ये बच्चा जो है अपने फादर को मार के अपनी माँ से शादी करेगा। और ऐसा जब पता लगता है इसके फादर को, तो वो इसे किसी दूसरी जगह भेज देते हैं, इसे मरवाने के लिए कह देते हैं कि ऐसा तो बुरा काम है। लेकिन जो इसे मारने के लिए जाता है वो इसे किसी दूसरे राज्य में छोड़ आता है। और अंततः परिस्थितियाँ इस तरीके से बनती है कि आखिरकार वो अपनी ही उसमें लौट के आता है किंगडम में, और अपने फादर को बिना जाने, उसे पता नहीं था कि वो अपने फादर को मार रहा है, वो अपने फादर को मारता है और अपनी माँ से शादी करता है। यहाँ पे दिखाया है कि भाग्य जो है वो कितना पावरफुल होता है, आप चाह के भी उससे बच नहीं सकते। इनएस्केपेबिलिटी ऑफ डेस्टिनी है। तो यहाँ पे संघर्ष किसके साथ है? यहाँ पे है इंसान का संघर्ष उसके भाग्य के साथ, या कहिए सुपर नेचुरल फोर्सेस के साथ। तो इतने टाइप के कन्फ्लिक्ट होते हैं। एक स्टोरी में एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, एक स्टोरी में, एक प्ले में एक से ज़्यादा प्रकार का भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो अगर आप इस कन्फ्लिक्ट की अंडरस्टैंडिंग से किसी भी ड्रामा और स्टोरी को पढ़ेंगे, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दैट ड्रामा और स्टोरी। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।